हेलो मेरे चुन्नू मुन्नूस। तो आइए अपना इकोनॉमिक्स का चैप्टर कंटिन्यू करें। हाँ जी, तो उसमें क्या चल रहा था, हम कर रहे थे कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट का। तो इन्वेस्टमेंट में जो टॉपिक अब करना है वो करना है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को भूले तो नहीं, अगर भूल गए तो प्रीवियस वीडियो एक बार देख लो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। पहले इन्वेस्टमेंट क्या था? इन्वेस्टमेंट वॉज चेंज इन द कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बेटे जितनी कैपिटल फॉर्मेशन आपकी इंक्रीज होती जा रही है, फॉर्मेशन का मतलब ही क्या है? बनना। तो जितनी इन्वेस्टमेंट आप करते जा रहे हो, जितनी मशीनरी इंक्रीज हो रही है, तो मतलब उतनी हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है। ठीक है, अब ये ग्रॉस और नेट क्या है बेटा? ग्रॉस और नेट का मतलब जब आप डेप्रिसिएशन की बात करते हो, डेप्रिसिएशन, ठीक है, मतलब पता है ना, डेप्रिसिएशन मीन्स कि आपकी मशीनरी ड्यू टू यूज़, ठीक है, उसको लगातार कोई भी चीज़ आप जब उसको यूज़ करोगे कॉन्टिन्यूसली तो उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो धीरे धीरे उसको यूज़ करते जा रहे हो, उसको वैल्यू कम होती जा रही है, तो एक दिन ऐसा भी आ गया कि वो यूज़ करने के काबिल नहीं बची। इन दैट केस मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी मशीन को रिप्लेस करना होगा क्योंकि वो डेप्रिसिएट हो चुकी है। ठीक है, तो जितनी उस मशीन को आप रिप्लेस कर रहे हो वो आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड होगी। ठीक है, तो चलिए अभी टॉपिक को स्टार्टिंग से कर रहे हैं। मैं न्यू मशीन परचेज कर रही हूँ, न्यू मशीन। तो न्यू मशीन को परचेज करने के दो रीजंस हैं। तो पहला रीजन क्या है न्यू मशीन को परचेज करने का? एडिशन। मुझे अपने स्टॉक में बढ़ावा करना है। ठीक है, मेरे पास 2 मशीन्स थी, अब मेरे पास 3 मशीन्स हैं, तो वो क्या होगा बेटा जी? वो एडिशंस हो गई। ठीक है, मेरी मशीनरी इंक्रीज हो गई, कैपिटल फॉर्मेशन, न्यू बनाना, बढ़ाना उसको। ठीक है, और एक रीज़न और क्या हो सकता है? रिप्लेसमेंट। मेरी जो पुरानी मशीन है वो अब काम करने के काबिल नहीं बची, वो बूढ़ी हो चुकी है, तो मुझे उसको रिप्लेस करना है ना। तो रिप्लेसमेंट की वजह से भी मैं अपने लिए एक न्यू मशीन परचेज कर रही हूँ। समझे? तो कभी भी जब आपका स्टॉक बढ़ रहा है, आपकी न्यू मशीन आ रही है, तो उसके दो रीजंस क्या हो गए? एक तो एडिशंस, न्यू मशीनरी लेके आना। क्यों? मुझे मशीनरी और चाहिए, मेरा काम का स्केल, बिजनेस का स्केल इंक्रीज हो गया, तो मैं धीरे धीरे मशीनरी को इंक्रीज कर रही हूँ। या सेकेंड रीज़न क्या है कि मेरी मशीनरी जो है वो पुरानी वाली डेप्रिसिएट हो चुकी है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए मुझे मशीन को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? तो जब तो आप बात कर रहे हो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की, तो बेटा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, मैंने न्यू मशीन परचेज की ड्यू टू एडिशंस, ड्यू टू रिप्लेसमेंट। लेकिन जब आप बात कर रहे हो नेट इन्वेस्टमेंट की, तो नेट इन्वेस्टमेंट में आप रिप्लेसमेंट की बात नहीं करोगे, सिर्फ जितना आपने अपने स्टॉक को इंक्रीज किया। मैंने बोला कि 2 मशीन से फ्री हो गई, मेरे पास 2 थी, अब 3 मशीनें हैं, तो एक जो इंक्रीज हुई है वो आपकी नेट इन्वेस्टमेंट में शो होगी, उसमें बोलेगी। समझ गए? ठीक है, एक बार और, नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स जस्ट द एडिशंस, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स एडिशंस प्लस रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें ये दोनों है। सो इन केस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को इक्वल करना है नेट इन्वेस्टमेंट, इसमें ऑलरेडी ये रिप्लेसमेंट है, तो इसको बाहर निकालो, माइनस डेप्रिसिएशन। ये आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है। ठीक है, 4th चैप्टर करेंगे नेशनल इनकम, उसमें भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। इस चैप्टर में भी छोटे छोटे से न्यूमेरिकल हैं, उसमें भी करेंगे। सो प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लो। बच्चों को सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न माइनस इधर करना है, उधर करना है। तो ग्रॉस में ऑलरेडी रिप्लेसमेंट है, ऑलरेडी है, तो उसको मुझे बाहर निकालना होगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ। मेरे पास ऑलरेडी 8 मशीन्स हैं, अब मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैंने 2 और परचेज कर ली। ठीक है, मेरे पास टोटल कितनी हो गई? 10। अब इस 8 में से मेरी 5 मशीन्स डेप्रिसिएट हो गई, दैट्स वाई मैंने इनको रिप्लेस कर दिया। तो टोटल मेरे पास कितनी आई? 5 + 2। सो माई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 7 मशीन्स। डन। 5 पुरानी हो गई, मैंने चेंज करवा ली, रिप्लेस कर ली, है ना। तो मुझे 5 ये तो ये नहीं खरीदी, और एक 2 मुझे और चाहिए थी, मैंने वो परचेज कर ली। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 7 है, बट नेट में तो जस्ट एडिशन होता है,
तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 2 मशीन्स। अब मुझे ग्रॉस और नेट को आपस में बराबर करना है। कैसे बराबर करूंगी मैं, इनको इक्वल कैसे करूं? 7 को 2 के इक्वल करना है। अब ये तो कोई भी बता देगा, है ना। इसमें से क्या करना है, 5 माइनस करना है। और ये 5 क्या बेटा, ये आपके डेप्रिसिएटेड मशीन्स है ना। सो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेट। होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे करें। हाँ जी बेटा, आप फॉर्मूला समझ गए हो। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का मीनिंग आपको बता दिया कि आपकी जो फिक्स एसेट है, फिक्स टेंजिबल एसेट, आपकी जो फिक्स टेंजिबल एसेट है दैट इज गोइंग डाउन इन वैल्यू डे बाय डे, उसकी वैल्यू डे बाय डे कम होती जा रही है। अब उसकी वैल्यू डे बाय डे कम क्यों होती जा रही है, उसके रीजंस। फर्स्ट रीजन इज डेप्रिसिएशन का फर्स्ट रीजन नॉर्मल वियर एंड टियर। कोई भी चीज़ है, अब मोबाइल आपके हाथ में उसको यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मली वियर एंड टियर, ठीक है, वो डे बाय डे उसकी वैल्यू कम हो रही है। सेकेंड इज एक्सीडेंटल डैमेजेस, ठीक है, एक्सीडेंटल डैमेजेस, अभी हाथ से छूट जाए कोई चीज़ तो एक्सीडेंटल डैमेज तो हो गया भाई, है ना भी। थर्ड क्या है, थर्ड इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है जी। मतलब कि जो चीज़ एक शॉपकीपर को, एक बिजनेसमैन को हमेशा एक्सपेक्टेड होती है, तो उसको एक्सपेक्टेड क्या होता है, उसको एक्सपेक्टेड है कि जो चीज़ अब मार्केट में आई है, तो जिस चीज़ में मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो चीज़ मार्केट में परमानेंट नहीं है, वो कभी भी मार्केट से आउट हो सकती है। क्यों हो सकती है, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड। आप अपने मम्मा पापा से पूछ के देखो, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके टाइम में एग्जिस्ट करती थी बट आपने कभी देखी भी नहीं होगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी न्यू आ गई, है ना। और ये तो बेटा अंडरस्टूड है कि जब न्यू टेक्निक आएगी तो डिमांड तो ऑटोमेटिकली चेंज होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम बिल्कुल छोटे से थे तो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, ऐसे उसका डोर शट होता था, ठीक है, उसके गोल गोल से बटन होते थे, उसको घुमाते थे, एंटीना होता था, तो बड़ी मुश्किल से उसको सेट करते थे, ठीक है। तो धीरे धीरे वो ब्लैक एंड वाइट टीवी मार्केट से बाहर हुआ, कलर टीवी आ गया, कलर टीवी के बाद एलसीडी आई, ठीक है। आपने कभी शायद वीसीआर का नाम भी नहीं सुना होगा, उसमें कैसेट चलाकर उसको टीवी पर चलाते थे अगर हमको मूवी देखनी होती थी, ठीक है। एक कैसेट लेके आते थे तो उससे आप मूवी देखते थे। तो अब तो वीसीआर आपको कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा, है ना। तो चलो एलसीडी के बाद एलईडी आई, क्लियर। अब क्या न्यू आ रहा है, प्रोजेक्टर आ रहा है, प्रोजेक्टर धीरे धीरे एलईडी को भी रिप्लेस कर रहा है। तो बेटा जैसे जैसे न्यू टेक्निक आती जा रही है मार्केट में, पुरानी चीज़ें मार्केट से बाहर होती जा रही हैं और साथ में डिमांड भी बदलती जा रही है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के ये 3 रीजंस होते हैं, इसको भी ध्यान में रखना। एमसीक्यूज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसमें से, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ये तीनों रीजन है डेप्रिसिएशन के। चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, दिस इज द पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। ओके, इनका समझ में आ गया। अब इन सब से बचने के लिए या इसको रिकवर करने के लिए एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए, ही नीड्स अ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। अभी मान लो आपकी जो मशीन है वो 10 लाख रुपीस की है, ओके, और मेरी मशीन मुझे पता है कि इसकी लाइफ चलो मान लो 10 इयर्स की है, क्लियर। तो अगर मैं पर एनम 1 लाख रुपए सेव करूं और इस फंड में डालूं तो 10 साल बाद मेरे पास 10 लाख रुपया होगा, ताकि मैं इजीली अपनी मशीन को रिप्लेस कर सकूं, ठीक है। अगर मेरे पास बेटा फंड ना हुआ तो क्या नुकसान होगा, मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है, मुझे अभी अभी नई मशीन चाहिए, ठीक है। तो मेरा तो काम, मशीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो नई मशीन नहीं आएगी, नई मशीन नहीं आएगी तो मैं प्रोडक्शन कैसे करूँगी, प्रोडक्शन नहीं करूँगी, आउटपुट स्लो होगी, इनकम और एम्प्लॉयमेंट पर इसका इम्पैक्ट होगा, ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो इकॉनमी स्लो डाउन हो जाएगी। हम मैक्रो की बात कर रहे हैं तो पूरी इकॉनमी की बात हो रही है। पूरी इकॉनमी में अगर उनके पास सफिशिएंट पैसा नहीं हुआ
ठीक है, न्यू मशीन टाइम पर नहीं इंस्टॉल हुई, इन दैट केस क्या इम्पैक्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्लो प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन की स्पीड कम हो गई, लो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, लो जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, इकोनॉमिक स्लो डाउन, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, ठीक है। तो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप मतलब इक्विलिब्रियम को अचीव तो करेंगे बट लो लेवल पर, ठीक है। तो मतलब हमारी ASAD इक्वल तो होगी बट लो लेवल पर हो जाएगा, तो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस सब से बचना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन ना हो, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में ना फंसे, तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? एक डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होना चाहिए, ठीक है। अपनी मशीनरी की लाइफ, एस्टिमेटेड लाइफ के अकॉर्डिंग पैसा उसमें डालते रहो ताकि सही टाइम पर सही अमाउंट मेरे पास हो और मैं इजीली इसको रिप्लेस कर सकूँ, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले को कैसे लिखोगे? दिस इज जितनी उसकी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। इन केस आपको स्क्रैप वैल्यू गिवन है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है कि 10 साल यूज़ करने के बाद वो मशीन मेरी कितने में सेल हो जाएगी, ठीक है, स्क्रैप में सेल हो जाएगी। इन दैट केस जो फॉर्मूला इज C माइनस एस अपॉन एन। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसी मशीन की 1 लाख की स्क्रैप वैल्यू है, देन 10 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 9 लाख अपॉन 10, तो आपको 90,000 रुपीज़ चाहिए पर एनम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में डालने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा आपका डेप्रिसिएशन का पार्ट, क्लियर। और एक्सपेक्टेड का, तो एक एक्सपेक्टेड के पैरेलल ही एक टॉपिक है अनएक्सपेक्टेड। तो अनएक्सपेक्टेड क्या है? जैसे कि नाम बोल रहा है कि प्रोड्यूसर उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है, वो इसके लिए प्रिपेयर ही नहीं था, उसको एक्सपेक्टेड ही नहीं था ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोरोना, किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था, ठीक है। ये इंडिया और पाक की वार हो गई, अनएक्सपेक्टेड था। तो कुछ ऐसे रीज़न भी होते हैं जिसके लिए एक प्रोड्यूसर तैयार नहीं होता। तो वो रीजंस क्या है बेटा? अनएक्सपेक्टेड के रीजंस होते हैं अनएक्सपेक्टेड। उसके 2 रीजंस बेसिकली होते हैं, जो फर्स्ट इज द नेचुरल कैलेमिटीज, ठीक है, कहीं पर आग लग गई, ओके, और कुछ फ्लड आ गई, कुछ ऐसा रीज़न हो गया, तो वो आएगा नेचुरल कैलेमिटीज में, ठीक है। और एक इसका रीज़न होता है बेटा रिसेशन। कई बार जैसे हुआ था कंट्रीज में कि वहाँ पर 1921 समथिंग, तो तब क्या हुआ था कि इकोनॉमिक स्लोडाउन में चली गई थी, ठीक है। तो इन दैट केस क्या हो, रिसेशन में पूरी इकॉनमी गिरावट में जाती है, तो वहाँ पर पूरे सारे प्रोड्यूसर्स का ही लॉस होगा, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए वो कुछ नहीं कर सकता कि वो कुछ ऐसे रिजर्व फंड बनाए। तब वो क्या करेगा? उसके लिए एक ही चीज़ पॉसिबल है, इंश्योरेंस। तो अगर वो इंश्योरेंस करवा ले, ठीक है, मान लो आग लगने से उसका नुकसान हो गया, ऑलरेडी उसने इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो ये इंश्योरेंस उसके लॉस को रिकवर कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड में अगर आपको डिफरेंस आ जाए, एक्सपेक्टेड के 2 रीजंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, वैसे मैं इसको लिख के प्रॉपरली लिख के करवा दूँ तो बेटर, मुझे पता है, पर अभी मैं बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है तो साथ ही साथ आप लिख लो। एक्सपेक्टेड के 2 रीजंस, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन डिमांड। अनएक्सपेक्टेड के 2 रीजंस, नेचुरल कैलेमिटीज एंड रिसेशन। इसको रिकवर करना है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, इसको रिकवर करना है देखो यू हैव द इंश्योरेंस, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल लॉस। ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार नहीं होता, कभी कभी होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये दोनों आपके हो गए। अब डेप्रिसिएशन का पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया, ठीक है। बट ये तो याद रखना बेटा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये बात ध्यान से याद रखना, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बस ये 3 रीजन है,
ठीक है। डेप्रिसिएशन के 3 रीज़न है, एक्सपेक्टेड के ये 2 रीज़न है, अनएक्सपेक्टेड के अगेन ये 2 रीज़न है। ठीक है, डन। चलो आगे जो जितना रह गया वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। अभी चैप्टर थोड़ा लेंथी है, मुझे पता है, थोड़े से पार्ट ज़्यादा हो गए, मुझे ये भी पता है आप इकोनॉमिक्स ज़्यादा नहीं समझ सकते, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करवा रही हूँ। ओके, वेल डन, गुड बाय, हैव अ गुड डे।